सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज़। कल ऑपोजिशन ने कानूनी तरमीम के लिए बनाई गई पार्लिमानी कमेटी का बॉयकॉट किया। आज हुकूमत ने नैब तरमीम के अलावा तमाम बिल ऑपोजिशन के शोर शराबे में कौमी असम्बली से मंजूर करवा लिए। वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर बाबर आवान ने इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी बिल 2020 ऐवान में पेश किया। इस दौरान ऑपोजिशन ने एहतजाज शुरू कर दिया। ऑपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ी, स्पीकर डाइस का घेराव किया। स्पीकर ने नारेबाजी और शोर शराबे के बावजूद इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी बिल 2020 की मरहलावार मंजूरी जारी रखी। कौमी असम्बली ने ऑपोजिशन के एहतजाज के दौरान ही इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी बिल 2020 और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल एक्ट 1948 में तरमीम का बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। मगर क्या ये बिल सेनेट से पास हो सकेंगे? आखिर इन बिल्स में नाज़रीन ऐसी क्या तरमीम है जो ऑपोजिशन को मंजूर नहीं है? कहा तो जा रहा है कि हुकूमत ने कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया है, लेकिन क्या इसका कोई फ़ायदा होने वाला है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने भी आज ऐवान में शाह महमूद कुरैशी साहब पर कड़ी तनकीद की है। कहा है कि वज़ीर ख़ारजा ने नैब बिल पर रंगबाजी की तमाम हुदूद को पार कर दिया है। तासुर दिया गया है कि ऑपोजिशन नैब ज़दा है और कानून में खराबी की कोशिश कर रही है। उन पर कब्रों का माल खाने पर नैब रेफरेंस क्यों नहीं बना? जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी और मावन खुसूसी बराए दाखिला शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि 2013 में नून लीग ने उन्हें वजारत खारजा की ऑफ़र की थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत की कोशिश है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट पर धकेले। अगर ब्लैक लिस्ट में चले गए तो आलमी पाबंदियाँ लग सकती हैं। कानून साजी हमें ग्रे लिस्ट से निकाल कर वाइट लिस्ट में आने के लिए है, मगर ऑपोजिशन ने FATF कानून को मशरूत किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब मजीद कहते हैं कि ऑपोजिशन की तरमीम मान लें तो एहतसाब का अमल नहीं हो सकेगा। आखिर ऑपोजिशन नैब में तरमीम को FATF के लिए कानून साजी से क्यों मशरूत कर रही है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद होंगे और हम इस पर करेंगे कि जो सिलसिला चल रहा है, एक जानिब तरमीम के लिए मान नहीं रहे हैं, दूसरी जानिब शोर शराबे के बावजूद भी अपने जो बिल्स हैं हुकूमत की जानिब से उसको मंजूर करवा लिया जा रहा है। अब सेनेट में क्या होगा ये देखना पड़ेगा। मेरे साथ मौजूद हैं हैदर जमान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। हैदर साहब, मुझे बताइएगा सर, शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि आज फिर बल्कि उन्होंने कहा है कि आप लोग FATF के लिए की जाने वाली कानून साजी को नैब से मशरूत कर रहे थे। ऐसा क्यों है? एक तरफ सर पाकिस्तान का मामला है, इस पर नैब को क्यों लाया जा रहा है? हैदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो आज की हुकूमती वज़रा की स्टेटमेंट जो पार्लियामान में कल भी स्टेटमेंट दी गई और आज भी, मैं ये समझता हूँ कि ये फैक्ट से बिल्कुल मुतरादिफ है और हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। एक हुकूमत जिसको FATF में पिछले साल सितंबर अक्टूबर में टाइम मिला, बाकी जो उसके कंप्लायंस नहीं की गई थी जिन मामलात पर, उस पर अमल दरामद करने की और ग्रे लिस्ट पे रखा गया, तो ये हुकूमत जो है उसके ऊपर कोई खातिफा कानून साजी नहीं कर पाई। और जो वज़ीर मौसूफ़ हैं वो काश के ये हुकूमत को और ऐवान को बताते कि 6 महीने से ज़्यादा अरसा लग गया ये बिल जो है कौमी असम्बली की जो लॉ एंड जस्टिस कमेटी है उसको रेफ़र ही नहीं किया गया और ना ही इसके ऊपर हुकूमत की तरफ से कोई संजीदगी हुई, ना ही कोई इक़दाम हुआ। अब जब डेडलाइन सर पे आ गई और हमेशा की तरह जो इस हुकूमत की कारस्तानियाँ हैं, ये सोई हुई हुकूमत, इनको एहसास हुआ कि हमने तो कोई काम नहीं किया, तो इन्होंने ये FATF की लेजिस्लेशन रातों रात सेशन बुलाकर और ऐवान में लाने की कोशिश की और बुलडोज़ करने की कोशिश की और साथ ही नैब के कानून में वो तरामीम लाने की कोशिश की जिसकी कोशिश दिसंबर 31, 2019 में एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए की गई थी। ऑपोजिशन का तब भी ये मौक़िफ़ था
कि लेजिस्लेशन जो है वो पार्लियामान की स्टैंडिंग कमेटीज़ में जानी चाहिए, वहाँ डिबेट होके कंसेंसस इवॉल्व होके पार्लियामेंट में आना चाहिए। लेकिन इस हुकूमत को पार्लियामान के नाम से शायद एलर्जी है। पार्लियामेंट्री बिजनेस के अलावा हर वो गाली गलोच और फ़िक्रे कसे जाते हैं, कोई संजीदा बात नहीं होती। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत अपोजिशन पर इल्ज़ाम जो लगा रही है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। अगर हुकूमत को फैटफ का इतना ही दर्द था, फैटफ की इतनी ही परेशानी थी और इमरजेंसी थी, और अपोजिशन ने किसी स्टेज पे भी जहां पाकिस्तान की सालमियत, जहां पाकिस्तान की इकनॉमिक सॉवरेनिटी, जहां पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, हमेशा हुकूमत से ताउन किया है। खुजा इस बात के कि हुकूमत ने कभी भी अपोजिशन के साथ एक मुनासा नहीं रखा, तो उनकी बुनियादी जिम्मेवारी है। तो अब जब ऐसी तरामीम नैब ऑर्डिनेंस में पेश की गई और ये 4 बिल्स इकट्ठे जो हैं हाउस में टेबल कर दिए गए और ऑपोजिशन को कहा गया कि आप रातों रात इनको बुलडोज करें और पास करें, वरना हम आपको ब्लेम करेंगे कि आप तो फैटिफ की लेजिस्लेशन रोकना चाहते हैं, तो ये नहायत गैर पार्लिमानी रवैया है, गैर नामुनासिब रवैया है, और ये वही रवैया है जो 2 साल से ये लूली लंगड़ी रंगीली सरकार जो है वो उस पर कारबंद है। बिल्कुल गलत बात है, मैं इसकी बिल्कुल इसको कंडेम भी करता हूँ, और ये हकाइक पे बिल्कुल एग्जैक्टली सर, मैं यही आपसे रही हूँ कि जो तरमीम हुई हैं सर, उस पर आपको एतराज़ है क्या? क्योंकि शायद खाकान अब्बासी साहब का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर पड़ा है, कल वो कह रहे हैं कि इंसदादी दहशतगर्दी के कानून में खतरनाक तरमीम है। क्या है सर ऐसा उसमें? देखिए, बहुत शदीद किस्म की मूवमेंट है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, लोगों की सिविल लिबर्टीज़ और ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स को यूज़र्व किया जा रहा है, और कोई शख्स एक शहर से दूसरे शहर थोड़े से फॉरेन करेंसी 500, 1000, 2000 डॉलर भी नहीं ले जा सकेगा। उन लोगों को कहीं पे पकड़ा जा सकेगा, सर्च एंड सीज किया जा सकेगा, और ये एक बनाना रिपब्लिक बनाई जा रही है। यह एक बिल्कुल डिक्टेटोरियल रिजीम्स में भी ऐसा काम नहीं होता। इसी तरीके से आपकी जो चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है, उसको पामाल किया जा रहा है, और बहुत शदीद जो प्रोटेक्शंस हैं आइन में, और कोई कानून आइन से मुतसादिम नहीं बन सकता, और हुकूमत फैटफ के अम्ब्रेला के नीचे लग ये रहा है कि जैसे माजी में आपने देखा कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए, उस वक़्त एक ज़रूरत थी, तो अब फैटफ की जो कंप्लायंस है, फैटफ ने तो ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप किसी के घर में घुस जाएं, किसी की गाड़ी में घुस जाएं, कि लोगों को बग़ैर किसी सबूत के पकड़ लें, जिस तरह नैब उठा लेती है। और हमें ये शदीद एतराज़ है कि फैटफ के नाम के ऊपर ऐसे भयानक और ड्रैकोनियन कवानीन में तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ, लोगों की फंडामेंटल राइट्स, आप देखिए कि दिन दिहाड़े सहाफ़ी गायब हो जाते हैं इस्लामाबाद के शहर इक़्तिदार से। तो ऐसी चीज़ें डाली जा रही हैं इन कवानीन में कि किसी के ऊपर भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का आप इल्ज़ाम लगा दें और आप उसको उठा लें, और सर जो हैदर साहब जो पॉइंटर्स सर आप बता रहे हैं ना, ये इस पे तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि तशवीशनाक पॉइंटर्स आप बता रहे हैं। अनवर मंसूर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, कानून को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो वो इस बात का बेहतर जवाब दे सकते हैं, गालिबन उनसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। अनवर साहब, खुशामदीद कहूँगी आपको प्रोग्राम में। हैदर साहब की आपने बात सुनी होगी, अपोजिशन का यही मौक़िफ़ है सर, ये जो नैब माफ़ कीजिएगा, जो कानून में तरमीम की गई है, इंसदादी दहशतगर्दी का एक्ट की जो बात की गई है, इसमें इस तरह के पॉइंटर्स हैं जो इंसानों के लिए, पाकिस्तानी की आवाम के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। सर ऐसा क्या है आम पाकिस्तानी को इस कानून से, ऐसे कौन से ख़तरात लायक हैं जिसकी जानिब इशारा कर रही है अपोजिशन? अनवर साहब, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने जाहिर है कि यह आज ही पास हुआ है लॉ, और लॉ तो नहीं बल्कि नेशनल असेंबली से अभी पास हुआ है, और इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो इन्होंने डाली है वो चंद अमेंडमेंट्स हैं, तकरीबन कोई 11 अमेंडमेंट्स हैं इसमें टोटल, और उन 11 अमेंडमेंट्स में मैं आपको सीधा चीज़ें बता दूं क्या क्या किया है, उसके बाद फिर मैं उस पर एक्सप्लेन कर दूंगा। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो शख्स प्रोस्क्राइब हो जाए टेररिस्ट एक्ट के तहत,
प्रोस्क्रिप्शन 11EE के अंदर आता है, और अगर वो प्रोस्क्राइब हो जाए तो उस सूरत में उस शख्स को कोई लोन नहीं देगा, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, कोई फाइनेंशियल फैसिलिटी नहीं देगा। ये पहला एक अमेंडमेंट है। दूसरा अमेंडमेंट ये है कि अगर वो शख्स या वो इदारा प्रोस्क्रिप्शन में आ जाए तो प्रोस्क्रिप्शन के बाद उसका जितने लाइसेंसेस आर्म्स के होंगे वो उसके कैंसिल हो जाएंगे। प्रोस्क्रिप्शन का मैं जरा से एक्सप्लेन कर दूं। प्रोस्क्रिप्शन जो है वो ये नहीं होता कि आपने खड़े खड़े किसी को भी प्रोस्क्राइब कर दिया। प्रोस्क्रिप्शन का एक पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस ये होता है कि पहले उसको रखा जाता है, उसके अंदर सेक्शन 11 के तहत उसको नज़र में रखा जाता है, उसको नोटिस दिया जाता है कि आप नज़र में रखे हुए हैं, आपको रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। और उसके बाद अगर उसकी कोई गैर कानूनी एक्टिविटी होती है तो उस सूरत में उसको प्रोस्क्रिप्शन करके और फिर उसको ये कहा जाता है कि आप अपनी वजाहत कर दीजिए, और उसके बाद उसका नोटिफिकेशन हो जाता है। ये प्रोस्क्रिप्शन का है। तो एक प्रोस्क्रिप्शन का पूरा तरीका प्रिस्क्राइब किया हुआ है टेररिस्ट एक्ट के अंदर। अब उस टेररिस्ट एक्ट में जो उसके बाद जो चीजें करनी थी जो कि टेररिस्ट एक्ट में नहीं थी, कि एक शख्स को प्रिस्क्रिप्शन हो गया है, वो टेररिस्ट के दायरे में आ गया है, तो उसके लिए जाहिर है कि उसकी चंद चीजें रोकना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप हर आदमी आजाद है, बिल्कुल कोई इसकी पाबंदी, सब्जेक्ट टू लॉ, कि जो कानून बना हुआ है उसके तहत वो चलेगा। अब उसके बाद एक और अमेंडमेंट जो आया है वो आया है कि अगर कोई शख्स प्रोस्क्राइब हो जाए तो उसके लिए कोई उसको असिस्ट नहीं करेगा, उसको कोई पैसे नहीं देगा, उसको कोई ऐसी चीज नहीं करेगा जिसमें कि उसको पार्टिसिपेशन का उत्सर आ जाए। वो एक है। अगला जो आया है वो ये आया है कि जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगी तो उसके लिए भी वही सजा होगी जो एक प्रोस्क्राइब्ड आदमी के लिए हो सकती है अगर वो उसमें। अब इसके साथ जी अनवर साहब ये बताइएगा, मुझे जो अमेंडमेंट हुई है, बात मुझे कुलभूषण वाले मामले पर ऑपोजिशन बात कर रही थी कि इसके लिए सदारती ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत नहीं थी, ये पहले भी हो सकता था, तो क्या फिर ये बात दुरुस्त कंसीडर की जाए ऑपोजिशन की? नहीं जी, और वो बिल्कुल अलग चीज है जो ऑपोजिशन बात कर रही है। शायद उन्होंने कानून पढ़ा भी नहीं है, उन्होंने जजमेंट नहीं पढ़ा है। मैं आपको बता दूं कि जजमेंट के अंदर जो आईसीजे का जजमेंट है उसके अंदर एक चीज लिखी हुई है कि पाकिस्तान जो है अपने कवानीन के मुताबिक और कोई ऐसी चीज करेगा जिसमें कि उसको रिव्यू और रिकंसिडरेशन का वो दिया जाए। पाकिस्तान के लिए कहा है। जब पाकिस्तान के लिए कहा है इसका मतलब ये है कि अगर कानून नहीं है तो उसमें ये लिखा है कि अगर ये इसका कानून नहीं है रिव्यू और रिकंसिडरेशन का, ऐसे शख्स के लिए जो वियना कन्वेंशन के तहत आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं बल्कि वियना कन्वेंशन के तहत आ रहा है, तो उस सूरत में उसके लिए कानून भी आप बना सकते हैं। ये जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है। अब आर्टिकल 199 के ऊपर कहते हैं कि ये उसके तहत ये कर सकते थे। हाँ, अगर वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होते या वो पाकिस्तान में मुस्तकिल मुकीम होते वीजा के साथ, तो उनके पास ये इख्तियार था कि 199 में जाके कर सकते हैं। मगर यहां पर ये एक स्पाई है, एक इंडियन नेशनल है जो वीजा के बगैर पाकिस्तान में आए हैं। वो जो है वो कंट्रोल होता है वियना कन्वेंशन के तहत, जिसको वीसीसीआर कहते हैं। और जब उसके तहत कंट्रोल होता है तो उसके राइट्स उसमें डिटरमिन हुए हैं, उसके फंडामेंटल राइट्स उसमें दिए हुए हैं, और उसके अंदर जो चीजें कही गई हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसलिए उसके उस पर्टिकुलर कानून के लिए, उस पर्टिकुलर कन्वेंशन के लिए एक कानून बनाना जरूरी था। इसीलिए उन्होंने एक कानून बनाया जो कि बड़ा मुनासिब है, और उसके अंदर से इतना कहा गया है कि
वो रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन कर सकता है, और इसका कोई काम नहीं है वहाँ, और वो कहाँ करेगा? वो हाई कोर्ट में करेगा। तो ये इसका मतलब ये है कि उसको सिर्फ इतनी जो आईसीजे ने जो कहा है उसका अमल करने का तरीका बना दिया है, इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं है। दुरुस्त, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। सर आप लोगों को जो एतराज़ात थे, सर मुझे बताएं कि जो ये कानून साजी जो हो रही है कि सिर्फ पाकिस्तान में बन रहे हैं ऐसे कानून, सिर्फ फैटफ के लिए ऐसे कानून साजी किसी और ममालिक में नहीं होती क्या? देखिए FATF को का जो है रिक्वायरमेंट्स हैं और एक फ्रेमवर्क है, लेकिन उस फ्रेमवर्क की इम्प्लीमेंटेशन हर मुल्क ने अपने कानून के मुताबिक करनी है। उन्होंने एक बॉटम लाइन ये दी है कि आपके मुल्क में अगर पैसा आएगा बाहर से तो आपने ऐसी इक़दामात करनी है कि वो एंटी टेररिज्म या मनी लॉन्ड्रिंग की वो फंडिंग जो है उसको आप पकड़ सकें। लेकिन ये कहीं पे भी नहीं है, कहीं दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है कि आप इस तरीके से इस काम को अचीव करने में या इस हदफ को अचीव करने में या मुमकिन करने में आप जो है ऐसे कानून में तरामीम इस तरह की कर दें कि लोगों का जीना दूभर हो जाए। हर घर जो है वो एक डिक्टेटर और आमरियत की उसमें से बू आए, और हर घर में लोग, हर गाड़ी में, हर दफ्तर में लोग जो हैं पहले ही खौफ के तले दबे हुए हैं। पहले इन्होंने नैब से पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को और ब्यूरोक्रेट्स को डराया, अब मिन्नतें कर रहे हैं कि कानून में तरमीम की जाए, लोग इन्वेस्ट करें। तो आप अपने मुल्क में एक तरफ इन्वेस्टमेंट को दावत दे रहे हैं लोकल और फॉरेन को कि इस मुल्क में पैसा लगाएं, और दूसरी तरफ एंटी मनी लॉन्ड्री और जो है एंटी टेरर। बिल्कुल ठीक है। हैदर जमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, में साथ मौजूद थे। रियाज फतियाना साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। रियाज साहब जरा मैं नाज़रीन को पहले दिखा दूँ कि हम किस सेगमेंट की जानिब आपसे बात करने वाले हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। दिखाइए नाज़रीन, वो मिसाल आपने सुनी होगी सीधा हाथ दिखाकर उल्टा हाथ मारने वाली। आजकल हुकूमत में कुछ ऐसा ही हो रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा था जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। तासुर ऐसा था जैसे कि तंबीह वज़रा के लिए, लेकिन सफाया हो गया मावनीन का। एक दिन में 2 इस्तीफे। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म साहब उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। कहने को दोनों ने अपनी अपनी वजूहात पेश की हैं, मगर मीडिया पर चलने वाली खबरें तो कुछ और कहानी सुना रही हैं। तानिया इंद्रोस ने डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन के नाम से कंपनी बना रखी थी जो KSECP से रजिस्टर्ड थी। कंपनी के डायरेक्टर्स में जहांगीर तरीन साहब का नाम भी आ रहा है। तानिया इंद्रोस के खिलाफ डिजिटल पाकिस्तान फंड से मुतल्लिक इंक्वायरी भी चल रही थी, जिसमें वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी हैं, जिस पर वज़ीर आज़म ने उनसे इस्तीफ़ा तलब कर लिया। अभी मेरे साथ जब मैं मौजूद होंगे तो हम इनसे इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। कुछ ऐसी खबरें ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के बारे में भी आ रही हैं। ज़फ़र मिर्ज़ा ने भारत से खिलाफ ज़ाब्ता अद्वियात दरामद करने में किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म के हुक्म पर इंक्वायरी के दौरान ज़फ़र मिर्ज़ा और एक मुशीर का नाम आया। जब ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से कहा है कि वो कुछ नहीं जानते, जिसके बाद जनाब से इस्तीफ़ा तलब किया गया। इसके अलावा ज़फ़र मिर्ज़ा इस्लामाबाद के अस्पतालों और मेडिकल इदारों के सरबराह तैनात करने में भी नाकाम रहे हैं, जबकि इससे कबल 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में कोरोना आस्पद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद साहब ने तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर वफाकी हुकूमत की सरजनिश की थी। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए थे कि ज़फ़र मिर्ज़ा किस हद तक शफाफ हैं कुछ नहीं कह सकते। अदालत ज़फ़र मिर्ज़ा से मुतमईन नहीं है, उन्हें ओहदे से हटाने का हुक्म देंगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने जवाब दिया था कि इस मौके पर ज़फ़र मिर्ज़ा को हटाना बड़ा तबाहकुन साबित होगा। अदालत ज़फ़र मिर्ज़ा का मामला हुकूमत पर छोड़ दे, जिस पर अपने रिमार्क्स में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा था कि मुशीरों को वफाकी वज़रा का दर्जा दे दिया गया और मुबैना तौर पर करप्ट लोगों को मुशीर रखा गया है। रियाज फतियाना साहब साथ मौजूद हैं। रियाज फतियाना, सबसे पहले तो ये बता दें मुझे सर, रिज़ाइन दिया गया है या लिया गया है? सर हुकूमत के हक में जाती है कि पूरी टीम के कप्तान और प्राइम मिनिस्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव और जमात के सरबराह जनाब इमरान खान जो हैं वो हर शख्स की परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन करते रहते हैं। मुसलसल एहतसाब का अमल है जो अपनी कैबिनेट मेंबर्स, मावनीन, हर शख्स और अब तक के सरकारी अफसरान, इदारे सब का करते रहते हैं। और जब उन्हें महसूस होता है कि उनकी ख्वाहिशात और उनके विजन और उनके अवाम की मंगों के मुताबिक काम नहीं हो रहा, वो बड़े से बड़े शख्स को घर भेज देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि दोनों जो जिनसे इस्तीफे लिए गए हैं वो फिर लोग थे, ज़ाहिर है उनका भी कोई अपना
होगा काम कर किया उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद एक लेवल होता है, अगर प्राइम मिनिस्टर समझते हैं क्योंकि वो आवाम को जवाब दे, मौजूदा हालात में असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियन को और उनकी वसातत से आवाम को, इसलिए उनकी पूरी कोशिश होती है कि टीम में हर शख्स पहले से बेहतर परफॉर्म करे। यही वजह है कि तमाम मिनिस्टर सबान हर वक्त काम में जुटे होते हैं और वज़राए आला भी और सारी हुकूमतें भी। आपको याद होगा अभी चंद रोज़ पहले वो तशरीफ दे गए थे 18 जुलाई रोज़ हफ्ता लाहौर चीफ मिनिस्टर हाउस में मीटिंग की, तो नेक्स्ट देखा कि एक सूबाई वजीर से इस्तीफा ले लिया गया और लाहौर के कमिश्नर और सेक्रेटरी सर्विसेज को भी OSD बना दिया गया। तो उनकी नज़र हर सतह पर होती है। इससे बढ़कर और क्या हम कौम को दें कि आपके चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर हर वक्त अलर्ट हैं, उनकी हर वक्त नज़र है अपने तमाम साथियों पर भी और अपने ऑफिशियल्स पर भी। जब वो समझते हैं जिसको चाहते हैं बदल देते हैं, तो ये तो उनके हक में चीज़ जाती है कि स्टेटस को के हक में नहीं है, वो इनकलाबी रेवोल्यूशनरी सोच रखते हैं। हाँ। और मुतहरिक रहना ज़िंदगी का उनका हिस्सा है और वो चाहते हैं कि अवाम के मसाइल कम हो, अवाम को अच्छी गवर्नेंस दी जाए, अवाम को इंसाफ और अदल के मौके फराहम किए जाएँ और उनका मेयार ज़िंदगी बुलंद और बेहतर किया जाए। यानी रियाज साहब इस्तीफा लिया गया है सर? इसमें देखें, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। जब किसी को कहा जाता है तो इस्तीफा इज्जतदारी को होता है, एक होता है बरतरफ करना, एक होता है इस्तीफा लेना, एक होता है खुद इस्तीफा देना। सबसे दरमियानी खूबसूरत आंदे पर रास्ता ही होता है कि उनको कह दिया जाता है वो अपना इस्तीफा दे देते हैं। तो इसमें दोनों घरों की हुकूमत की तो होती है, लेकिन जिसको फ़र्क किया जाता है उसकी भी इज्जत महफूज रहती है और उनकी हम नहीं चाहते कि कोई हमारा जो साथी रहा उसको हम इज्जत करें। ये तो हुकूमत के हक में जाता है कि वो रवायात और अखलाकियात का भी पेश नज़र रखती हैं और ताकि लोगों की इस्तेनफ़्सी मौजूद हो, लेकिन अपना काम भी आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, तो सर ये जफ़र मिर्ज़ा साहब से जो इस्तीफ़ा लिया गया है, ये ज़ाब्ते के खिलाफ जो अद्वियात भारत से मंगवाई गई हैं, इसी केस पर, इसी बिना पर सर इस्तीफ़ा लिया गया है? इसमें कई वजूहत होती है। जब आप किसी से इस्तीफ़ा लेते हैं तो उसकी वजह ये नहीं होती, एक इशू नहीं होता। हो सकता है कि उस पर क्योंकि उन पर डायरेक्टली करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। जफ़र साहब ज़ाती तौर पर अच्छे इंसान हैं, उन पर कोई प्राइम मिनिस्टर ने भी उन्हें करप्ट नहीं कहा। ये हो सकता है कि जो तवक्को रखते हैं प्राइम मिनिस्टर उस हद तक वो पूरा नहीं उतरे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उन पर करप्शन का तो इल्ज़ाम मुझे नज़र नहीं आ रहा। मेरा ख्याल उनकी परफॉर्मेंस में जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, प्राइम मिनिस्टर की स्पीड बहुत तेज़ है। कोरोना वायरस आपको पता है, कोविड-19 का बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ा फ्रेब पाकिस्तान में मौजूद है और प्राइम मिनिस्टर स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर में चाहते हैं कि ऐसे लोग आगे आएँ या काम संभालें जो इंतहाई एक्टिव हों। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कराची ताहाल बारिशें रुक चुकी हैं लेकिन हालत वही है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कराची में हालिया बारिश की तबाही और उससे पैदा होने वाली सूरत हाल पर MQM और तहरीक इंसाफ के अरकान ने आज कौमी असम्बली से वॉकआउट करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। कराची एक ऐसा मेगा सिटी जिसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस शहर में परेशानियों के सीज़न आते हैं, कभी लोड शेडिंग, कभी बारिश और अवसर पर ईद कुर्बा का सीज़न है। लोग सुन्नत इब्राहिमी अदा करके अपना फ़र्ज तो पूरा कर देंगे, मगर उनकी आलाइशें और फुजला ठिकाने लगाने में न तो आवाम की दिलचस्पी होती है, न ही इंतज़ामिया की। सिंध हुकूमत से पूछो तो कहते हैं जनाब मेयर से क्यों नहीं पूछते, मेयर से पूछो तो उनके पास इख्तियारात का रोना होता है। क्या इस शहर के मसाइल हल करने के लिए कोई खलाई मखलूक आएगी? खैर, उसके आने से भी सबको एतराज़ ही होगा। फ़िलहाल शहर में MQM की लोकल गवर्नमेंट है, ईद भी करीब है, आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए क्या प्लान किया गया है? गाड़ियाँ चलाने के लिए पेट्रोल डीजल सब मिल गया है या अभी तक कुछ नहीं हो सका? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं MQM पाकिस्तान है और DMC सेंट्रल के चेयरमैन हैं रेहान हाशमी। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले रेहान, मुझे ये बता दीजिए क्या पॉलिसी है आप लोगों की ईद कुर्बा के हवाले से? किसी किस्म की कोई मुझे तैयारी तो नज़र नहीं आ रही या दिखाया नहीं जा रहा, कर क्या रहे हैं, अभी हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इससे कबल के मैं आपके सवाल पर आऊँ, मुझे इजाज़त दीजिएगा कि मैं सिर्फ एक रिस्पॉन्ड कर दूँ बारिशों के हवाले से। देखिए, 4 साल बल्दियाती दौर में
सिर्फ एक बार वाटर कमीशन की हिदायत पर बल्दिया जिला बस्ती को बिलखसूस और दीगर बल्दियात को यानी कि डीएमसीज को फंड्स का इजरा किया गया नाला सफाई के हवाले से, बरसाती नालों को साफ करने के हवाले से। इसके अलावा 4 साल बल्दियाती दौर में एक बार भी रेहान हाशमी का गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है। दोबारा उनकी जानिब ये सवाल करूंगी नाज़रीन, क्योंकि इस वक्त ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। एक जानिब आज मैं शहर का विजिट कर रही थी, निकली हुई थी, मैं देख रही थी कि लियाकताबाद के आसपास जो नाले मौजूद हैं वहीं से नाले के अंदर से कचरा निकाल कर बाहर सड़क के ऊपर डंप किया जा रहा था। खुदा न खास्ता अगर दोबारा बारिश हो जाती है, अगर दोबारा मामला होता है तो फिर वो जो पानी बह रहा था, और कई सारे इलाकों में हमने ये भी देखा कि जहाँ पर नाले का पानी बह रहा था, फिर उसके बाद उन मेन शाहराहों का क्या हाल होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर उसके बाद अब 2 रोज़ के बाद ईद कुर्बा है, यकीनन आलाइशें उठाने के लिए एक प्रॉपर इंतज़ाम गवर्नमेंट की जानिब से भी होना चाहिए, बल्दियाती हुकूमत की जानिब से भी होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है उस पर अनाज पे दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं रेहान। पहले आप बारिश पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे, फिर आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। जी मुख्तसर आपकी इजाज़त से। देखिए 4 साल बल्दियाती दौर में फंड्स का इजरा नहीं हुआ, लेकिन जो भी सूरत हाल हुई, मैं यहाँ पर कंपैरेटिव एनालिसिस भी दे दूँ आपको। 2007 2009 मुशर्रफ का सुनहरी दौर, और उस सुनहरी दौर में होने वाली बारिश और 2 दिन तक कराची मफलूज, ये कमोबेश ये 35 और 40 मिलीमीटर की बारिश उस वक्त भी थी, और जो मेरी मालूमात है 35.8 मिलीमीटर की बारिश अभी भी हुई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई हैं। गुजर नाले ने बैक मारा, गुजर नाला लियारी नदी में जाता है और डिजास्टर लाइक सिचुएशन है। अभी सिचुएशन सही नहीं है। अभी हमारा टास्क ये है कि हम जो गप और जो कीचड़ और सेवरेज का निजाम पूरा जो नालों में डाला हुआ है, बरसाती नालों में, उसको किसी तरीके से क्लियर करें। जहां तक आलाइशों का काम रहा, एक बड़ा ऑपरेशन होता है, लाखों जानवर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लोग कुर्बान करते हैं। एक बड़ा जब तमाशा हुआ जिसके ऊपर हमने सिंध गवर्नमेंट से रेजिस्ट भी किया, कोविड का बहाना करके, या हो सकता जैन मसला है, इज्तिमाई कुर्बान गाहों को आइडेंटिफाई करने का कहा गया। हमने ये कहा है सिंध गवर्नमेंट से, क्योंकि इस बार जिला बस्ती ने और जिला कोरंगी ने सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि आपने, क्योंकि कोविड की वजह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं उसमें OZP हमारी तनख्वाहें देने के भी काबिल नहीं है, तो आप इस बार आलाइशों का प्रोग्राम या तो खुद कर लें या फंड्स एलोकेट कर दें या मशीन दे दें। तो सिंध गवर्नमेंट ने आलाइशों को ठिकाने लगाने वाला काम सॉलिड वेस्ट के जरिए टेंडर किया है, लेकिन उसमें वजीर बल्दियात से जो हमारी मीटिंग हुई उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमसे कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, और जहां जहां यानी बल्दियात के जो लोग होंगे, KMC DMC, ये आलाइशें नहीं उठाएगी? नहीं, ये मौजूद होंगे, लेकिन मशीनरीज, इक्विपमेंट, डंपर्स, लोडर्स और सुजुकी, ये सिंध गवर्नमेंट का सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट फराहम करेगा, क्योंकि हमारे पास वसाइल की कमी थी। ह्यूमन रिसोर्स हमारी तरफ से रेहान फराहम कर दिया है आपको, क्योंकि 2 दिन तो रह गए हैं, परसों तो ईद है। ये टेंडर हो चुका है, मीटिंग्स हो चुकी हैं, प्रोग्राम चोक आउट हो चुका है। अगर मैं प्रिसाइसली जिला बस्ती के हवाले से बात करूं तो सिर्फ आपके नाजरीन के लिए, आपके लिए बताता चलूं कि माजी में काफी ऐसी जगहें थी शहर के अंदर जहां पर आलाइशों को दफन किया जाता था। हमने आने के बाद मुख्तलिफ जगहों से जो आबादी के बीच में आलाइशों को जमा करने की जगह थी, दफन करने की जगह थी, वहां से खत्म की। मिसाल के तौर पर गरीबाबाद में रेलवे फाटक के पास कच्ची आबादी है, वहां पर पिछले 20 साल से आलाइशों को दफन किया जाता था। रेहान, अभी आपको गाड़ियां, इक्विपमेंट, डंपर, ये कुछ भी अभी आपको फराहम नहीं किया गया, ठीक है? मुझे ये बताएं, नासिर हुसैन शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नालों में पत्थर डालने का जिक्र किया है। माजी में भी MQM पर जानबूझकर गटर बंद करने, वो बोरियां भर के, ये इल्जामात लगते रहते थे। इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि किस तनाजुर में नासिर साहब ने क्या कहा है, लेकिन गाड़ियां जो आप बता रही है ना, वो ईद से एक दिन पहले आ जाएंगी। उम्मीद यही है कि हमारी बताई हुई तादाद के मुताबिक आए। नासिर हुसैन शाह साहब की जो बात है, रेहान अगर मैं मुझसे जवाब भी ले लेना। आपने मुझसे सवाल किया तनाजुर, किस तनाजुर में बात की? अभी हालिया बारिश हुई है, नाले चौक हुए हैं, वो कह रहे हैं कुछ शरारती लोग हैं जिन्होंने पत्थर डाल के नाले बंद किए हैं। तो माजी में भी आप लोगों के ऊपर ही इल्जाम लगता रहा है कि बोरियां डाल डाल के गटर बंद कर देते हैं। मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ। आज मैं खटेरे में खड़ा होकर कराची में बरसाती नालों के हवाले से सफाई का मामलात हों, चाहे उन बरसाती नालों में अर्बन फ्लडिंग जैसी सूरत हाल के बाद रूनुमा होने वाली सूरत हाल को फेस करने के मामलात हों। देखिए, बेनिफिशरी कौन है? अगर इन सब हरकतों की वजह से कोई बेनिफिशरी है, हम तो लूजर उसमें कोर्ट में है ना। हमें फेस करना पड़ रहा है, लोग हमारे मुतनफिर हो रहे हैं, लोग तवक्कुआत लेके बैठे हुए थे, वो तवक्कुआत
बात को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी बनता है। तो हम बेनिफिशियरी नहीं है किसी भी सूरत में इन तमाम। अच्छा मुझे ये बताएं, वजीर आजम कई बार वादा कर चुके हैं, MQM को इत्तेहादी होने के बावजूद बराह रास्त फंड्स जारी नहीं किए जाते, इसकी वजह क्या है रेहान? देखें, कानूनी तौर पर कोई मैकेनिज्म नहीं बनता, या तो PWD के जरिए फंड्स की एलोकेशन हो सकती है, या कराची पैकेज बजरिया वजीर आला वजीर आजम भिजवा सकते हैं। लेकिन ये मुशर्रफ का सुनहरी दौर नहीं है जब फंड्स की बेबहा दस्तियाबी थी, कराची पैकेज था, रेवेन्यू जनरेशन के डिपार्टमेंट्स KMC के पास से, मेयर के पास से, KWSB हो, मास्टर प्लान हो, बिल्डिंग कंट्रोल हो, ये तमाम इदारे मेयर के पास से, ये वो सुनहरी दौर नहीं है। आपको नहीं लगता, माफ कीजिएगा रेहान, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये इख्तियारात की बात अब पुरानी हो गई है? MQM कराची की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर रही है, सबसे बड़ी जमात है, इख्तियारात मिलने की बात यहीं तक बस इख्तियारात मिलने की बात ही बनी थी बस। देखिए, इख्तियारात मिलने की बात नहीं है, हमें इख्तियार मिले या ना मिले, हमारे पास एक्सक्यूज नहीं है ना। हम तो एक ऐसे बंद गली में खड़े हैं कि हम इनकार नहीं कर सकते। इख्तियार नहीं है तो काम नहीं करेंगे क्या, या वो वैक्यूम क्रिएट करते हैं? मैं एक्सक्यूज की बात ही नहीं कर रहा। हम मुरीदुल इल्जाम अपने आप को समझते हैं कि हमने वो बहुत सारी चीजें शायद उसमें कोई गैप किया हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सहनी पड़ रही है। माजी में भी आपने MQM की पूरी तंजीमी स्ट्रक्चर को देखा, जब भरपूर नहीं तो काफी हद तक इख्तियारात थे, तो डिलीवर भी क्या पूरे पाकिस्तान में मिसाल दी जाती थी। लेकिन अभी अगर अच्छा, जो ये हालात हैं, मुझे ये बताइए रेहान, अभी जो हालात हैं, आपको नहीं लगता कि अगले बल्दियाती इंतखाबात में MQM को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, ये मैं इसी की तो बात कर रहा था, इन तमाम चीजों का बेनिफिशियरी कौन हो सकता है, लूजर जो है वो कौन हो सकता है। हम जो है वो एक ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं कि जहां पर हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। कराची में शायद वो चाहे वो जॉब्स की अदम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, सरकारी जॉब्स में नौजवानों की कम को ना देना हो, कोटा सिस्टम हो या दीगर मसाइल हो, हम इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी लेते हैं क्योंकि हम स्टेक होल्डर कहते हैं अपने आप को। मेरी एक और चीज, ठीक है रेहान, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। इस तमाम सवालों का एक ब्रेक लेती हूँ नाज़रीन। ब्रेक के बाद पाकिस्तान सरजमीन पार्टी, पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन, उनके सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे साथ मौजूद होंगे और उनसे पूछूंगी कैसे दुरुस्त हो सकता है, कैसे बदल सकता है कराची। ब्रेक के बाद वेलकम बैक वंस अगेन जी। प्रोग्राम में आज कराची की बात हो रही है और कराची जो रोशनियों का शहर कहलाता था, आज कचराची और मसाइलिस्तान के नाम से जाना जाता है। शहर में पीने का पानी नहीं है, सीवरेज के निज़ाम ने तबाही मचाई हुई है, गलियों और सड़कों पर गंदा पानी जगह जगह दिखाई देता है, नालों पर माफिया है और कचरे ने कब्जा किया हुआ है। बारिश हो तो निकासी ऐप के बजाय उन नालों का पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है। टूटी फूटी सड़कें, उन पर तजावुजात की भरमार, कराची में ट्रैफिक जैम मामूल, शहर में स्ट्रीट लाइट्स की जगह स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने ली हुई है। मेयर कराची साहब इख्तियारात का शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं तो सिंध सरकार अब कराची से वोट न मिलने की वजह से तवज्जो न देने का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगता है। मगर यहाँ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कराची के लिए कुछ नहीं कर पाते। मगर ऐसी तमाम सिचुएशन में ना सिर्फ एक शख्स है जो कहते हैं कि उन्हें इख्तियारात और वसाइल के साथ, महदूद वसाइल के साथ वो काम करके दिखाएंगे, और वो है चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपको खुशामदीद। मैं कैसे होगा सर? देखिए, दो पहलू हैं आपकी सारी गुफ्तगू के। एक तो इख्तियारात और वसाइल की जहाँ तक बात होती है कि इख्तियारात और वसाइल नहीं हैं। अगर कोई मौजूदा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ये कह रहे कि भाई आप अंडर पासेस और फ्लाईओवर्स और नए स्कूल्स और नए हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बना रहे, तो वो यकीनन कह सकते हैं कि भाई मेरे पास फ्लाईओवर्स बनाने के इख्तियारात नहीं हैं, अंडर पासेस बनाने के इख्तियारात नहीं हैं, नई सड़कों के बनाने का इख्तियार नहीं है, हॉस्पिटल और स्कूल सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अगर वो ये कहें कि मेरे पास कचरा उठाने का भी इख्तियार नहीं है और मेरे पास नालों की सफाई का भी इख्तियार नहीं है, जो कि आज का इशू है, आज का टॉपिक है, या अभी पिछले 10 दिनों से जो कराची में हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है कि वो ये कहें। इसलिए कि कचरा उठाने का इख्तियार बिल्कुल इनके पास है और इनके चेयरमैन के पास है, इनके अपने पास है, मेयर के पास है, और इसके अलावा फिर नालों की सफाई का इख्तियार इनके पास है, इनके अंडर में। और ये नालों में की सफाई के फ़ंड ना मिलने का जो
मामला है। मुझे याद नहीं है 5 सालों में कि हमें कभी हमें कोई ये ख्याल भी आया कि नालों की सफाई के लिए कोई फ़ंड मिलेंगे। और ये भी तासुर गलत है कि कोई मुशर्रफ साहब जो है वो बोरी में पैसे लेकर आते थे और मुस्तफ़ा कमाल को दे जाते थे। मैंने 16 से 18 महीने मुशर्रफ साहब के दौर हुकूमत में गुजारा है और मेरा 36 महीने का टाइम जो है वो जरदारी साहब की हुकूमत के साथ गुजरा है। 2008 में मुशर्रफ साहब चले गए थे और 2010 में मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ है। तो ये तासुर ये दिया जाता है कि ये मुस्तफ़ा कमाल ने क्या काम किया, वो तो मुशर्रफ साहब ने मुशर्रफ पैसे देते थे। तो भाई मुशर्रफ साहब तो मेरे साथ सिर्फ 16-17 महीने रहे हैं, ज़्यादा टाइम। तो जरदारी साहब पे इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाते कि उन्होंने भी मुस्तफ़ा कमाल को पैसे दिए होंगे, उन पर तो इल्ज़ाम नहीं लगाते। तो ये मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बात कह रहा हूँ। तो इशू जो अभी इस वक्त है कि क्यों हो रहे हैं मामला, करप्शन है इस वजह से, किरदार नहीं है इस वजह से। बदकिरदार लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, करप्शन करना चाहते हैं, अपने माल बनाना चाहते हैं, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं, उसमें कोई कमी कसर नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, इसलिए कि डेफिनेटली उनकी ना अहलियत है और ना वो करना चाहते हैं। आपने पूछा कि हम कैसे करेंगे इस वाली बात को, हम चूँकि सियासत कर रहे हैं, मैं कैसे करूँगा। नंबर 1, इन लोगों को मरना याद नहीं है कि मरने के बाद इनको हिसाब देना पड़ेगा। मैं इस तरह करूँगा कि मैं करप्शन नहीं करूँगा। मेरे पास, मुझे पता है, मैंने आज से 7-8 महीने पहले ये कहते थे कि कचरा नहीं उठ सकता। मैंने कहा था भाई मुझे दे दो 3 महीने के लिए, मैं सही कर दूंगा। इन्होंने मेरा मजाक उड़ाने के लिए एक ऑर्डर निकाला मेरा प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कि मैं PD गार्बेज लगाता हूँ मुस्तफ़ा कमाल को, जो MP रह चुका है, वज़ीर रह चुका है, सेनेटर रह चुका है, मेयर रह चुका है, चेयरमैन है एक पार्टी का, उसको उन्होंने रिडिक्यूल करने के लिए। तो ये समझे कि मैं भाग जाऊंगा। मैंने 2 घंटे के बाद वो एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा आ जाओ जी, मैं कराची के लोगों के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूँ। तो उसके 14 घंटों के बाद उन्होंने उस ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया। ये इस बात का पता बताती है कि अगर वाकई इख्तियारात और वसाइल नहीं होते तो मैं तो उनका पॉलिटिकल ओपोनेंट हूँ। ये मुझे रसवा होने के लिए 3 महीनों के लिए छोड़ देते, मुझे फैसिलिटेट करते, और मैं ज़माने भर में उसके बाद जब सफाई नहीं कर पाता तो फिर मेरी सियासत जो है वो डेफिनेटली ख़त्म हो जाती। इनको पता था कि अगले दिन से कराची साफ़ होना शुरू हो जाएगा। इशू क्या है? इशू ये है, इशू किरदार का, काम करने का। हमें रातों को, अपने घरों को छोड़कर रातों को जागना पड़ता था और लोगों की सुबह को बेहतर बनाने के लिए। क्यों करते थे ये काम? इसलिए कि हमें उस वक्त भी अल्लाह का खौफ था कि मरने के बाद हमसे पूछा जाएगा, ये जो जिम्मेदारियां आपको दुनिया में मिलती हैं इसका हिसाब देना पड़ेगा हर किसी को। जिसको जितना बड़ा रुतबा मिला हुआ है उसको इस हिसाब से हिसाब देना पड़ेगा। अगर किसी एक इंसान की भी बद्दुआ लग गई तो दुनिया भी खराब है और आखिरत भी खराब है। और इन लोगों को जो आज के लोग हैं, मुझे लगता है आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है, ये तासुर मिल रहा है कि सिर्फ नियत का मसला है, ये वसाइल और इख्तियारात का मसला नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आज आपने बात सुनी होगी नासिर हुसैन शाह साहब की, वो फरमा रहे हैं कि कुछ शरारती लोग हैं जो नालों में पत्थर डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये नाले चौक हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये ओवरफ्लो हो जाता है और लोगों के घरों में पानी चला जाता है। आप समझते हैं जो बात करेंगे दुरुस्त है, ऐसा होता है? और अगर करते हैं तो कौन लोग हैं, कौन है वो शरारती लोग? तो मैंने सुनी नहीं उनकी बात, और मेरे पास तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत वक्त के लोग होते हैं उनका काम सिर्फ इत्ला देना नहीं होता, उनका काम सिर्फ ख़बरें सुनाना नहीं होता। ख़बरें सुनाने के लिए न्यूज़ कास्टर तमाम TV चैनल्स पे मौजूद हैं। हमें ख़बरें सुनाने का काम नहीं है वज़रा का और हुकूमत के लोगों का। अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसा कुछ कर भी रहा है तो उनको पकड़ेगा कौन, उनको रोकेगा कौन? आपका क्या काम सिर्फ क्या इत्ला दे देना है? तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है भी, इसलिए कि भाई हर तरफ कचरा, मिट्टी, गंद बला है, तो वो तो सब चीज़ें डेफिनेटली गटरों में और नालों में ही मौजूद है, उसकी कोई सफाई नहीं कर रहा। तो मेरा नहीं, उसमें जगह ही नहीं बची हुई नालों में कि जो कोई जाकर बोरी लगाए और जो है वहाँ पर पत्थर लगाए। वो पहले पत्थरों से भरी पड़ी हुई सारी जगह। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपकी, क्योंकि पिछले 3 दिन से आपकी बात सामने आई हुई है जिसपे आप ये इख्तियारात और वसाइल के हवाले से बात करें, तो MKM के लोग जो मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं, मैंने उनसे सवाल किया था कि आप मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ एक दफ़ा पहले भी एक इत्तेहाद हो रहा था जिसमें फारूक सत्तार साहब थे, आप थे, फिर उसके बाद उसका ड्रॉबैक क्या हुआ वो हम सबके सामने। लेकिन मैंने सबसे ये सवाल पूछा कि अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात कर रहे हैं तो कराची की बेहतरी के लिए आपके पास 1 महीने का टेन्योर अब बाकी रह गया है, कराची की बेहतरी के लिए मुस्तफ़ा कमाल साहब से मशवरा क्यों नहीं ले लेते? तो MKM की जानिब से जवाब ये आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानबाजी है, सियासी बयान दागा जा रहा है। सर, इज़ इट पॉसिबल कि आप लाइव मौजूद हों, आप ही कोई मशवरा दे दें इस शहर की बेहतरी के लिए, आप ही कुछ दर्द जो दिल में रखते हैं कराची वालों के लिए उनका भला हो जाए? नहीं, मशवरा मैं किनको दूँ? जो लोग, जिनका मुझे पता है कि
उनकी प्रायोरिटी ये नहीं है, उनकी प्रायोरिटी कुछ और हैं। वो अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं, अपने हराम में लगे हुए हैं। मैं अगर किसी से कुछ कहना चाहता हूँ तो मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कराची के कि ये जो हुक्मरान हैं, चाहे वो शहर के हुक्मरान हों, चाहे वो सूबे के हुक्मरान हों, चाहे वो मुल्क के हुक्मरान हैं, वो ये कहते हैं, लोगों से मैं कह रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि भाई हम तो लोगों के वोटों से मुंतखब होकर आएँ। तो वो सही कहते हैं, ये गलत नहीं कहते। और मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपने अपने ऊपर जुल्म करने वालों को खुद से मुसल्लत किया हुआ अपने वोटों से, तो कसूर इन हुक्मरानों का नहीं है, वो तो ऐसे ही रहेंगे। कसूर आपका है और आप अपने बच्चों के कातिल हैं। और ये हुक्मरान, अब इनको बोलना बेकार सी बात, आपने अपने कातिलों को, अपनी नस्लों के तबाह करने वालों को अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। तो अभी किसी और को ठीक नहीं होना, आपने ठीक होना है। और अगर आप नहीं ठीक होंगे, लोग ठीक नहीं होंगे, अपने फैसले ठीक नहीं करेंगे, तो किसी रोने गाने की ज़रूरत है नहीं, किसी शोर शराबे की ज़रूरत नहीं है। आराम से इस तबाही बर्बादी को इंजॉय करें और बस दुआ करते हैं। हम तो दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ और नहीं कर सकते। कता कलामी की मैं माजरत चाहती हूँ जी। ये जो दहशतगर्दी है जी, मुझे ये बताइए, मैं ऑन अ सीरियस नोट आपको कह रही हूँ, अभी भी मैं शहर में जब बाहर जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, तो लोग आपके वक्त की, आपके दौर की तारीफ करते हैं, आपके काम की तारीफ करते हैं। इनफैक्ट MQM के लोग खुद ये बात करते हैं कि वो दौर बेहतरीन था, वहाँ पे कराची के लिए काम हुआ। लेकिन इलेक्शन के नताइज, क्योंकि आपने खुद कहा कि आप लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं, तो इलेक्शन में लोगों ने आपको वो नताइज क्यों नहीं दिए? परफॉर्मेंस आपके सामने, हर कोई तारीफ करता है, और क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो उस इलेक्शन में आपको नताइज नहीं दिए गए थे, वो आने वाले इलेक्शन में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा या तब्दील होता हुआ नतीजा दिखेगा? देखिए, हमारे इलेक्शन वाले दिन 9:16 पर हमारे 3 रिजल्ट्स आए हुए थे, 3 रिजल्ट्स। और 3 रिजल्ट्स में, तीनों रिजल्ट्स में हम लीड ले रहे थे 1,500 2,000 2,000 वोटों से। उसके बाद कराची का रिज़ल्ट गायब हो गया। और मैं सिर्फ एक रिज़ल्ट, एक सीट की आपको मिसाल दूँ। अरशद वोरा की सीट पर उनके 21 पोलिंग स्टेशनों पे 8,222 वोट, टीवी पर मेरे पास फुटेज है आज भी, और उनके 305 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट रहता था, और वो 1,500 की लीड से जो है वो आगे थे। उसके बाद जब 4 दिनों के बाद उनके 305 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट आया, तो 21 पोलिंग स्टेशनों पे 8,222 वोट और 305 पोलिंग स्टेशनों पे 700 वोट। ठीक है, तो हाउ वुड दैट बी पॉसिबल? एनीवेज, हम उससे वी हैव मूव्ड ऑन। मेरा ये मानना है कि किसी भी सही काम और सही रास्ते में अल्लाह इम्तिहान के बगैर आपको कामयाबी देता नहीं है। 2018 का इलेक्शन मेरा और मेरे लोगों के लिए इम्तिहान था बहुत बड़ा। अल्लाह हमें चेक करना चाहता था कि आया कि ये यू टर्न लेता है, आया इस्तकामत के साथ खड़ा होता है, ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, चला जाता है। हमने देखें, हमने अपनी कश्तियां जलाकर, हम तो रोज़ाना, मुझसे मेरा रब ये नहीं पूछेगा कब्र में कि भाई तू MPA बनकर क्यों नहीं मरा, तू MNA बनकर, तू मेयर बन के क्यों नहीं मरा। मेरा रब मुझसे पूछेगा तूने हक की बात की या नहीं की। मैं दोनों हाथ उठाकर इस दुनिया में भी कहता हूँ, मरने के बाद भी कहूँगा, मैंने, अल्लाह मेरा जानता है कि हमने हक की बात की है, मेरे कारकुनान हक की बात। अब लोगों को मैं उनके गन पॉइंट पे, उनके गनों पे, उनके सरों पे गन नहीं रखूंगा कि भाई मुझे वोट दो। मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूं। आज लोग तबाही बर्बादी देख रहे हैं। हम हर इलेक्शन पार्टिसिपेट, जब तक हमारी सांसों में सांसें हैं, हम हर इलेक्शन पार्टिसिपेट करेंगे, अपना किरदार बताएंगे, अपना मैसेज बताएंगे, अपनी लेगेसी बताएंगे और लोगों पे छोड़ देंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज जो शहर के हालात हैं, मेरे पास फीडबैक है, मेरे पास कारकुनों का फीडबैक है, मेरे पास आवाम आ रही है, कोई भी नहीं कह रहा कि हमारे अलावा कोई शहर को ठीक और कर सकता है। और मेरा ख्याल आने वाला वक्त PSP का। आपने MNA MPA की बात की तो मुझे याद आया सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मुस्ताफी हो गए नजीब हारून साहब, उनकी जानिब से ये खबरें वहाँ से आ रही थी कि शायद PSP से कोई रब्ता हो रहा है या PSP ज्वाइन करने वाले हैं। मुस्तफा कमाल साहब, है कोई रब्ता आपका उनसे या आने वाले वक्तों में ऐसा होने जा रहा है? PSP ज्वाइन कर रहे हैं? हमारी बातचीत है नहीं, हमारे लोगों की सलाम दुआ ज़रूर है, लेकिन वो PSP इस तरह की कोई बात नहीं कि वो PSP ज्वाइन करने जा रहे हैं। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, एक और चीज़, जब आप आगाज़ में, जब आप लोग आए थे 2016, तो उस वक्त मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि आपने आते ही पाकिस्तान के हवाले से बात की थी, पाकिस्तान के मसाइल के लिए बात कर रहे थे। लेकिन अब PSP महदूद और सिर्फ कराची की सी जमात बन गई है। बड़े बड़े इशूज़ हो रहे हैं, फैटफ का मसला है, नैब का मसला है, इसके अलावा दीगर मामला चल रहे होते हैं, लेकिन आपकी जानिब से कोई पार्टी पॉलिसी या कोई बयान नहीं दिया जाता, पाकिस्तान की कोई बात नहीं हो रही है। नहीं, मैं समझता हूँ कि शायद थोड़ी सी आपकी नज़र से नहीं गुजरी होगी चीज़ें। हमने 18वीं तरमीम पे अपना पूरा मौक़िफ़ हमने ले रखा है। हमने पाकिस्तान में जो ये बिजली का क्राइसिस है, इसके ऊपर अपना पूरा मौक़िफ़ दे रखा है। हमने सिंध के इशूज़, तमाम इशूज़ के हवाले से हमने मौक़िफ़ दे रखा है। हम अभी फ़रवरी में लाड़काना में जलसा करके आए हैं,
जाकर लाड़काना सिंध के इशूज़ के हवाले से, पाकिस्तान में हमने NFC अवार्ड और PFC अवार्ड के हवाले से हमने अपना मौक़िफ़ दे रखा है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की कोई चीज़ ऐसी है, कोई भी ऐसा एक ऐसा इशू है जहाँ पर मैं कश्मीर में जाकर हमने जब ये 1 साल पहले हुआ, सबसे पहली पार्टी वहाँ पहुँचने वाली कश्मीरियों के पास वो पाक ज़मीन पार्टी थे। मैं खुद गया, अनीस कायम खानी मेरे साथ थे और लोग मेरे साथ थे, मेरी पूरी सेंट्रल कैबिनेट के लोग गए। तो ऐसी बात नहीं। नंबर 2 ये कि कराची इट्सेल्फ पाकिस्तान है। कराची पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू कमा कर देने वाला शहर है। यहाँ पर हर जुबान बोलने वाला लाखों की तादाद में रहता है। पाकिस्तान की सारी सियासत एक तरफ, कराची की सियासत एक तरफ, कराची की सियासत पाकिस्तान की सियासत है। बिल्कुल ठीक है मुस्तफा कमाल साहब, जवाब आ गया मुझे, मेरे पास क्योंकि बिल्कुल क्लोजिंग का वक्त हो गया है, मुझे आपसे आखिरी सवाल का जवाब लेना है। शॉर्टली मुझे बता दीजिएगा, फारूक सत्तार साहब पिछले प्रोग्राम्स में भी बात करते रहे हैं, आपको दावत भी दे रहे थे वो कि आप वो जो MKM बहाली की एक तहरीक चला रहे हैं, तो वो चाह रहे थे कि आपके साथ मिलकर काम का आगाज़ किया जाए, जो एक इत्तेहाद मैंने पहले भी जिक्र किया आपका और फारूक सत्तार साहब का हो चुका है कोई ऐसे चांसेस कि आप और फारूक सत्तार मिलकर कराची के लिए काम करें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। उनका नज़रिया और मेरा नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट है। फारूक सत्तार साहब या उनके और लोग जो है वो मुहाजिर नाम की सियासत करना चाहते हैं। मैं मुहाजिर हूँ, मैं मुहाजिरों की सियासत करना चाहता हूँ, लेकिन तमाम लोगों को साथ लेकर, पख्तूनों को, बलोचों को, सिंधियों को, पंजाबियों को। मैं समझता हूँ कि मुहाजिर नाम की सिर्फ सियासत करने से सबसे बड़ा नुकसान मुहाजिरों को होगा। उनको हम आइसोलेशन में ले गए 30 सालों में, तो उनमें और मुझ में बहुत बुनियादी फ़र्क है। उनकी सियासत अगर यहाँ पर पनपेगी तो यहाँ पर लड़ाई होगी, जिस तरह 30 सालों में लड़ाइयाँ हो रही थी कि मुहाजिरों के इलाके बटे हुए हैं, पख्तूनों के इलाके बटे हुए, बलोचों के इलाके बटे हुए। मैंने इस सियासत को ख़त्म किया है, मैंने आपस में जोड़ने की बात की है और हम यहाँ से लेकर कश्मीर और कश्मीर से कश्मीर तक तमाम पाकिस्तानियों की सियासत करना चाहते हैं। आज बलूचिस्तान में हमारा सेटअप है, आज गिलगित बल्तिस्तान में हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, मेरा सिंध में सेटअप है, खैबर पख्तूनख्वा में हमारा सेटअप है, पंजाब में हमारे ऑफिसेज हैं। तो फारूक सत्तार साहब की सियासत चूंकि मुहाजिर नाम की सियासत है, मैं बिल्कुल मुहाजिर हूँ, लेकिन मैं मुहाजिर नाम पर सियासत नहीं करना चाहता। पॉलिसीज दोनों की अलग है, नजरिया अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप साथ मौजूद थे मुस्तफा कमाल साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होगा, आपसे मुलाकात होगी कल। अपने मुल्क का बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।